दोस्तों, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास प्रॉब्लम ना हो और कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। लेकिन कुछ लोग प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जल्दबाजी में कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होती ही है, उसके साथ साथ ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आज की कहानी में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है, ना जाने कितने लोगों को जेल हो जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है राजस्थान के जयपुर की। बात है 9 नवंबर 2021 की। दोपहर का वक्त होता है। दोपहर के वक्त एक व्यक्ति जिसका नाम होता है विकास थाने में फ़ोन करता है और कहता है कि सर, मैं गोविंद नगर से बोल रहा हूँ। दरअसल हमारे इलाके के एक झाड़ी में लाश पड़ी हुई है और जिस लाश को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। जैसे ही पुलिस वालों को सूचना मिलती है, पुलिस वाले अपने टीम के साथ पहुँच जाते हैं घटना स्थल पर। पुलिस वाले जब डेड बॉडी को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो डेड बॉडी आधी जल चुकी थी। पहचान करना भी मुश्किल हो गया था। वहाँ पर और भी बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पुलिस वाले जब लोगों से पूछते हैं कि क्या आप इस डेड बॉडी को पहचानते हैं, तो सभी लोग पहचानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं सर, और ये डेड बॉडी तो बहुत पुरानी लग रही है। उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि सर, ये डेड बॉडी अभी से लगभग 1 हफ्ता पहले से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पहले तो हमें लगा कि शायद किसी जानवर का शव होगा जिसे कुत्ता नोच नोच कर खा रहा है, लेकिन अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि पैर दिखाई दे रहा है। तब जाकर हम लोगों को पता चला कि ये किसी इंसान की डेड बॉडी है। पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। वहीं बगल में एक बोरी भी फेंका हुआ था जो कि सफ़ेद रंग की थी। पुलिस वालों को सोचने में देर नहीं लगती है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इसकी मौत यहाँ पर नहीं की गई है, किसी और जगह मौत हुई है और यहाँ पर किसी के सहारे लाकर फेंका गया है। इस केस को सॉल्व करना पुलिस वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही थी और वहाँ पर कोई ऐसा सबूत भी नहीं था जिससे कातिल तक पहुँचा जा सके। अब जो पुलिस वाले थे एक फैसला लेते हैं। उस इलाके में जितने भी सीसीटीवीज लगे हुए थे, 1 हफ्ते पहले के रिकॉर्ड को पुलिस वाले खंगालने लगते हैं। 1 हफ्ते पहले से लेकर 9 नवंबर तक के जितने भी रिकॉर्ड होते हैं सभी को खंगालते हैं। तब जाकर पुलिस को एक सबूत मिलता है। पुलिस वाले सीसीटीवीज में देखते हैं कि 4 नवंबर की रात को एक औरत रेड कलर की स्कूटी पर बैठी हुई है। आगे कोई आदमी ड्राइव कर रहा है और वो औरत सफ़ेद कलर का बोरा पकड़ी हुई है और वो सफ़ेद कलर का बोरा डेड बॉडी के पास भी था। पुलिस वाले उस स्कूटी का जो नंबर होता है वो नोट कर लेते हैं। उसके बाद स्कूटी के जो नंबर होता है उसी से पता करते हैं कि आखिर ये गाड़ी किसकी है। स्कूटी के मालिक का जब डिटेल निकालते हैं तो पता चलता है कि वो स्कूटी का मालिक है शक्ति सिंह शेखावत। उनकी उम्र लगभग 22 साल की है और जयपुर के ही एक इलाके के वो रहने वाले हैं। पुलिस की टीम पहुंच जाती है शक्ति सिंह शेखावत के घर पर। जैसे ही उसके घर पर पहुंचते हैं देखते हैं कि बाहर लाल कलर की स्कूटी रखी हुई है। सबसे पहले पुलिस वाले आजू बाजू के लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि यही घर है क्या शक्ति शेखावत का। अब आजू बाजू के लोग भी कहते हैं कि हाँ सर, यही घर है। अब पुलिस पूछते हैं कि उनका व्यवहार कैसा है, उनका रवैया कैसा है। तब जाकर गांव के लोग कहते हैं कि साहब, उनका व्यवहार तो ठीक ठाक ही था, लेकिन इनकी पत्नी का समझ में नहीं आता है। 1 हफ्ते से शक्ति शेखावत गायब है, घर से लापता है, लेकिन इनकी पत्नी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मौज मस्ती में अपनी जिंदगी गुजार रही है। अब जो पुलिस वाले थे शक्ति सिंह शेखावत के घर में जाते हैं। उसकी पत्नी का नाम होता है मंजू शेखावत। पुलिस वाले पूछते हैं कि मंजू जी, आपके पति कहाँ हैं। जब मंजू इतना सुनती है तो घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। वो एकदम से सहम जाती है, इधर उधर की बातें करने लगती है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि हो ना हो ये कुछ जरूर जानती है। उसी वक्त पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठाते हैं मंजू को और थाने लेकर जाते हैं।
थाने लेकर जाने के बाद पुलिस वाले वहां पर मंजू से पूछताछ करते हैं। तब जाकर जो मंजू थी एकदम से सहम जाती है, डर जाती है और सारी सच्चाई उगलने लगती है कि उसके पति के साथ क्या हुआ था। उसके बाद मंजू कहती है कि सर, मेरे पति की मौत हो गई है और मेरे पति को किसी और ने नहीं मारा है, बल्कि मैंने ही खुद मारा है। जब पुलिस वाले इतना सुनते हैं तो और हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक पत्नी अपने पति को कैसे मार सकती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुमने अपने ही पति को क्यों मारा, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो तुमने अपने पति को मारा। उसके बाद मंजू जो कहानी पुलिस वालों को सुनाती है, जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल मंजू की शादी उसके पति से आज से 20 साल पहले हुई थी। शादी के बाद दोनों की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी। शादी के कुछ सालों के बाद मंजू 2 बच्चे को जन्म भी देती है, एक बेटी और एक बेटा। धीरे धीरे समय गुजरता है, दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो शक्ति होता है वो एकदम से निकम्मा बन जाता है। धीरे धीरे करके शराब पीने लगता है, कामकाज छोड़ देता है, जिसकी वजह से घर में आर्थिक तंगी आने लगती है। इधर जो मंजू थी वो भी अपने पति से परेशान हो जाती है। मंजू अपने पति को हमेशा समझाती कि इस तरह से शराब मत पीजिए, शराब आप पिएंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, घर में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जो शक्ति था वो एक नहीं सुनता था, अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता और रोजाना इसी तरह से शराब पिया करता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। अब मंजू खुद फैसला करती है कि वो खुद काम करेगी। मंजू अपने घर से 4 किलोमीटर दूर मार्केट में एक छोटा सा कपड़े का दुकान खोलती है और उस कपड़े की दुकान को वो चलाने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। कुछ ही समय के बाद उसका दुकान अच्छा खासा चलने लगता है। अब दुकान में कपड़े भी वो ज़्यादा करके रखने लगती है। 1 साल के बाद वो अपने दुकान में एक हेल्पर भी रख लेती है। उस हेल्पर का नाम होता है पंकज शर्मा। पंकज शर्मा जो था उसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल की थी। कुंवारा लड़का था, पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के साथ ही साथ वो उस दुकान में काम भी कर रहा था। दुकान धीरे धीरे अच्छा खासा चलने लगता है। उधर जो शक्ति सिंह होता है वो अपने बीवी की दुकान में अक्सर आ जाया करता और ज़बरदस्ती उससे मारपीट करके पैसे ले जाया करता और खूब शराब पिया करता। उसकी पत्नी अब अपने पति से एकदम परेशान हो गई थी, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसका दुकान अच्छा खासा चलने लगा था। धीरे धीरे अब ऐसे ही समय गुजरता है। मंजू दुकान का माल लाने के लिए शहर चली जाती और वहीं से बड़े बड़े होलसेलर से वो सामान लेकर आया करती। अब शहर में ही एक दिन बड़े होलसेलर से उसकी बातचीत होती है, नंबर ले लेती है और उसी की दुकान से हमेशा माल लाया करती। धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता है। उस होलसेलर का नाम होता है विनोद सिंह। विनोद सिंह के पास बहुत पैसे होते हैं, वो बहुत ही मालदार होता है। अब जब भी मंजू जाती शहर माल लेने के लिए, उधर 2-3 दिन रुक जाती और विनोद के साथ मौज मस्ती करती, होटलों में जाती और घंटों घंटों वक्त गुजारती। लेकिन इस बारे में उसके पति को कानों कान कोई खबर नहीं चलती है। अब जब वो विनोद के साथ घंटों घंटों वक्त गुजारती तो उसी दौरान वो कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी क्लिक कर लिया करती थी। अब धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। एक दिन की बात है कि जब मंजू अपने घर पर थी, उसका फोन टेबल पर ही रखा हुआ था। अब उसी वक्त अचानक से मंजू का पति शक्ति सिंह आ जाता है कमरे में और वो अपनी पत्नी का फोन लेकर उसमें कुछ देखने लगता है। तभी वो सारे वीडियोस और फोटोज देख लेता है। जब शक्ति सिंह इतना देखता है वो एकदम से आग बबूला हो जाता है। पहले तो अपनी पत्नी को खूब मारता पीटता है, उसके बाद कहता है कि पीठ पीछे तुम मुझे धोखा दे रही हो। उसके बाद अपनी पत्नी पर वो नजर रखने लगता है। जब भी उसकी पत्नी कहती कि मैं जा रही हूँ शहर माल लेने के लिए, उसका पति जाने नहीं देता, हर वक्त अपनी पत्नी के साथ रहता। उसकी पत्नी जब दुकान में जाती तो शक्ति सिंह अपनी पत्नी के साथ दुकान पर चला जाया करता। शक्ति सिंह का एक रेड कलर का स्कूटी था। उसी स्कूटी में अब रोजाना वो अपनी पत्नी को दुकान छोड़ता और फिर दुकान से घर लेकर आता। हर वक्त उसकी कड़ी नजर थी उसकी पत्नी पर। अब इस तरह से मंजू अपने प्रेमी से मिल नहीं पाती है। तभी वो मनी मन प्लानिंग बनाती
बताती है कि वैसे भी ये आदमी मेरे काम का नहीं है और विनोद के प्रेम प्रसंग में रहकर उसकी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। घर में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, न ही पैसों की कमी थी। मंजू सोचती है कि क्यों ना कि शक्ति को ही रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन यह काम मंजू अकेले नहीं कर सकती थी। इसके लिए और एक साथी की जरूरत पड़ती। लेकिन मंजू यह बात अपने प्रेमी विनोद से नहीं बताती है, अपने आप में ही प्लानिंग कर लेती है और इस प्लानिंग में शामिल करने के लिए उसके दिमाग में आता है कि उसकी दुकान में जो लड़का है पंकज, उसको शामिल किया जाए। एक दिन मंजू अपने ही हेल्पर पंकज से बात करती है और कहती है कि पंकज, मुझे ऐसा ऐसा काम करना है, तुम्हें साथ देना होगा। पंकज डर जाता है और साफ मना कर देता है। पंकज के पास बहुत सारे उधार पैसे थे जो कि मंजू दी हुई थी। अब जो मंजू थी वो कहती है कि देखो पंकज, जितने भी उधार तुम लिए हो वो सारा पैसा मैं माफ़ कर दूंगी और मोटी रकम भी मैं तुम्हें दूंगी, बस तुम मेरा साथ दे देना। अब जो पंकज था ना चाहते हुए भी हाँ कह देता है। अब मंजू सही समय का इंतजार करने लगती है कि कब वो वक्त आएगा और वो अपने पति को ठिकाने लगाएगी। अब वक्त आ जाता है 2 नवंबर 2021, धनतेरस का दिन होता है। सभी के घर में नए नए सामान आ रहे थे। उसी दिन जो मंजू थी अपने पति का इंतजार करती है रात के वक्त। रात के लगभग 9:30 बजे के करीब मंजू का पति शराब में टल्ली होकर आता है घर में। जैसे वो घर में आता है सीधे अपने कमरे में चला जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। बिस्तर पर लेटते ही थोड़ी ही देर में उसको नींद आ जाती है। उधर जो उसके दोनों बच्चे थे वो भी अपने अपने कमरे में सो रहे थे। अब मंजू को यही सही समय लगता है। उसी वक्त वो अपने हेल्पर पंकज को फ़ोन करके वहाँ बुलाती है। मंजू अपने हेल्पर का सहारा लेकर अपने पति को मार देती है। अब जिस काम के लिए इतने दिनों से बेकरार थी उस काम को तो कर देती है, लेकिन अब मंजू को समझ में नहीं आ रहा था कि लाश का ठिकाना वो कैसे लगाए। तभी मंजू को एक बहुत बड़ा सूटकेस दिखता है। अपने हेल्पर को बोलती है कि वो सूटकेस उतारो। उसी सूटकेस को खाली करके अपने पति की डेड बॉडी को उसी सूटकेस में पैक करती है और फिर पलंग के नीचे ठेल देती है। अब इसी तरह से 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। जब उसके बच्चे पूछते हैं कि पापा कहाँ गए हैं, मंजू कहती है कि तुम्हारे पापा शहर गए हैं कुछ काम करने के लिए। लेकिन 2 दिन के बाद अब उस घर से बदबू आने लगती है। मंजू परेशान हो जाती है कि अब क्या करेगी, लाश का ठिकाना वो कहाँ लगाएगी। तभी इसी तरह से और 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। 4 नवंबर 2021 को दीपावली का दिन होता है। रात के समय मंजू अपने हेल्पर को फ़ोन करके बुलाती है और फिर उस स्कूटी में अपने पति के लाश को रखती है, खुद पीछे बैठती है। मंजू का जो हेल्पर होता है वो स्कूटी चलाता है। चलाते हुए पहले 4 किलोमीटर दूर आगे मार्केट में ले जाता है मंजू अपनी दुकान में। दुकान में ले जाने के बाद मंजू अपने पति के डेड बॉडी को पहले वहीं पर जलाती है सूटकेस के साथ। उसके बाद अपने पति के डेड बॉडी को एक सफ़ेद कलर के बोरे में पैक करती है। पैक करने के बाद फिर उसी स्कूटी से लेकर चली जाती है आगे एक जंगल में। जंगल में ले जाने के बाद वहीं पर फेंक देती है। जब यह सारी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस तरह का गंदा काम एक औरत कैसे कर सकती है, वो भी अपने पति के साथ। सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले मंजू को तो अरेस्ट करते ही है, साथ ही साथ पंकज को भी अरेस्ट करते हैं जो कि मंजू का हेल्पर होता है। उसके बाद शक के तहत पुलिस वाले मंजू का जो प्रेमी होता है विनोद, उसे भी बुलाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। लेकिन विनोद कहता है कि सर इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि मंजू अपने पति के साथ ऐसा सब कुछ कर चुकी है। फिलहाल मंजू और उसका जो हेल्पर होता है वो दोनों तो जेल चले जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों के पास विनोद के खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं होता है। इस वजह से पुलिस वाले विनोद को छोड़ देते हैं और आज भी मंजू और उसका हेल्पर पंकज जेल के सलाखों के पीछे हैं, अपने कुकर्म की सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना कि गलत काम का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। आप कितना भी चाहे बचने की कोशिश कर लो, लेकिन कानून के हाथ से आप कभी नहीं बच सकते।
तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजब कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुर गढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी उत्तर प्रदेश से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अहमद मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धिमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।